हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 10th की है, सब्जेक्ट साइंस की। ये भी आपके विद्युत चैप्टर पे से ही है, चैप्टर नंबर 12। चलिए वर्कशीट देख लेते हैं। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों में हम प्राय प्रतिरोधकों के विभिन्न संयोजन देखते हैं। प्रतिरोधकों को संयोजित करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, अभी तक हमने ओम का नियम पढ़ा था जिसमें V बराबर होता है आई आर के, जिसमें ये जो R होता है ये प्रतिरोध कहलाता है। अब कोई भी हम परिपथ बनाते हैं तो उसमें जो ये जो प्रतिरोध होता है इसको लगाने के दो तरीके होते हैं, दो विधियाँ होती हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक, अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, उनको एक सीरीज में लगाते हैं, एक साथ लगाते हैं। क्या लगाएंगे? एक साथ लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दर्शा रखा है R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो मतलब कि जो करंट आएगा, जो विद्युत धारा आएगी यहाँ से आ रही है, तो वो सब में बराबर की जाएगी। वो सीधी 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 होती जाएगी और वो सब में बराबर की जाएगी। इसलिए यहाँ पर, और जब इसको जोड़ते हैं तो हम इसको सीधा ही जोड़ते हैं। तो R बराबर हो गया R1, R2, R3। तो ये कुल R है। मैंने अगर ये बोला कि इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, हम इन सबको जोड़ दें तो हम सीधा ही जोड़ देते हैं R1 + R2 + R3, तो ये हमारा कुल प्रतिरोध आ जाता है। ज़रा एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए। एक श्रेणीबद्ध परिपथ में क्या होता है, शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है, मतलब समान रहती है, नियत रहती है। कि अगर यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा रखा है, यहाँ दूसरा प्रतिरोध लगा रखा है, यहाँ तीसरा प्रतिरोध लगा रखा है, और इसको एक बैटरी से संयोजित कर रखा है, ठीक है, एक बैटरी से संयोजित कर रखा है, तो ये यहाँ पर जब विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल की तरफ जाएगी, तो ये सीधी चलेगी। तो ये विद्युत धारा क्या रहेगी, नियत रहेगी। जो I रहेगा वो नियत रहेगा। इस प्रकार स्पष्ट रूप से ये व्यवहारिक नहीं है, ठीक है, कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। कैसे कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी विद्युत परिपथ अगर हमारे घर में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर, अब यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर एक हीटर लगा दिया, ठीक है, और इसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। क्या कर दिया? श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। जब विद्युत धारा यहाँ से जाएगी तो ये पहले बल्ब में जाएगी और फिर किस में जाएगी, ये इस हीटर में जाएगी। ठीक, तो होगा क्या, अगर मान लीजिए ये बल्ब खराब हो जाता है तो यहाँ से क्या होगा, परिपथ टूट जाएगा। ये बल्ब खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाएगा, तो विद्युत धारा यहीं पर रुक जाएगी और वो हीटर में भी नहीं जा पाएगी। तो ये एक तरह से व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है कि हम इसका उपयोग करें। जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, बल्ब कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता। जैसे कि बल्बों की सजावटी लड़ियों में अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर एक भी लड़ी बीच में से तोड़ दी जाएगी, इसका परिपथ टूट जाएगा या ये ख़राब हो जाएगी, तो आगे की भी जितनी लड़ियाँ हैं या बल्ब हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी और वो भी नहीं जलेंगे। यहाँ पे सेकंड उसमें देख लेते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन किसको कहते हैं कि जो विद्युत धारा है वो आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी, पार्श्व में लगी हुई। जैसे यहाँ से अगर विद्युत धारा चली तो वो यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी। तो ये जो विद्युत धारा है ये हर जगह पर क्या जाएगी, यहाँ पर ये बट जाएगी। यहाँ पर ही क्या हो रही है, विद्युत धारा बट जा रही है, यहाँ पर अलग जा रही है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। अगर मैं इस पूरे को हटा दूँ
तो अगर यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर इसको हटा भी दिया तो ये यहाँ पर तो जाएगी ही जाएगी, और अगर मैं इस पूरे को, इन दोनों को हटा दूँ तो विद्युत धारा तो यहाँ पर भी जा रही है और विद्युत धारा यहाँ पर भी जा रही है। तो विद्युत धारा कहीं पर भी रुकेगी नहीं। अगर दो अवयव खराब भी हो जाते हैं तो तीसरे और चौथे में तो विद्युत धारा जाएगी ही। तो पाशर्व हमारे जितने भी घरों में जो भी संयोजन लगा हुआ होता है वो पाशर्व क्रम में होता है। जितनी भी लाइटें, ट्यूबलाइटें, तभी हम एक ट्यूबलाइट को बंद कर देते हैं तो बल्ब जल रहा होता है या फैन ऑन होता है, तो वो सब पाशर्व क्रम में लगे हुए होते हैं। इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है? इसको जोड़ने का तरीका होता है, अगर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है तो 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको जोड़ने का तरीका ऐसा ही होता है पाशर्व क्रम में। ठीक, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। एक पाशर्व परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाती है, अलग अलग उसमें बट जाती है। वह कुल प्रतिरोध घटता है, और जो कुल प्रतिरोध होता है वो भी, अगर इसका सर्किट का परिपथ का कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। ये विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, जब अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, व उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे कि घरेलू विद्युत परिपथों में। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने घरेलू जो घर होते हैं उसमें जो प्रतिरोध होता है वो किस क्रम में लगाया जाता है, किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो वो पाशर्व क्रम में संयोजित किया जाता है। और वो पाशर्व क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है, इसका मैं आंसर आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पाशर्व संयोजन के लाभ। अब लाभ क्या है? पहला लाभ क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बल्ब और हीटर को साथ में लगाते हैं और बल्ब खराब हो जाए तो क्या होगा? हीटर भी नहीं जलेगा क्योंकि उसका जो परिपथ है वो टूट जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। जैसे कि हीटर जलाने के लिए विद्युत धारा ज़्यादा चाहिए होती है, बल्ब जलाने के लिए विद्युत धारा कम चाहिए होती है। ये गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। जो आई होता है, जो विद्युत धारा होती है वो एक जैसी रहती है। तीसरा पॉइंट देखिए, पाशर्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम हो जाता है। ये अभी हम न्यूमेरिकल करके भी समझेंगे कि जो पाशर्व क्रम में जब हम प्रतिरोध को लगाते हैं तो जो कुल प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। और प्रतिरोध आप जैसा कि जानते हैं, प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा को रोकता है, जाने से रोकता है, वो रोधक होता है विद्युत धारा का। तो अगर विद्युत धारा किसी अवयव में जा ही नहीं पाएगी अच्छे से और उसमें विद्युत धारा ज़्यादा चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में भी हम पाशर्व क्रम में संयोजित करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ये जो लैंप है इसका प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है। वह एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक, और यहाँ पर एक जो प्रतिरोध का चालक दे रखा है वो 4 ओम दे रखा है, 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित है। ये एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, परिकलित कीजिए। परिकलित क्या करना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित करना है। तो हम जानते हैं ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो आई जो होगा वो समान होगा और जो आर होगा हम उसको एज इट इज सीधा जोड़ देंगे। ठीक है, एज इट इज सीधा जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2, 20 को 4 से जमा कर देंगे तो 24 ओम आंसर आ गया। ये आपका कुल प्रतिरोध निकल आएगा। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, बी वाला। उसमें परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। जब हम कुल प्रतिरोध निकाल चुके हैं और हमको कुल विभवांतर पता है, V पता है, तो हम कुल I भी आराम से निकाल सकते हैं। किससे? ओम के नियम से। V बराबर है I R। तो V कितना दे रखा है हमको? 6 वोल्ट। I कितना दे रखा है? हमें नहीं दे रखा I। और R हमको
हमने निकाल लिया है 24 ओम। तो 6 को जब हम भाग करेंगे 24 से, ये 24 नीचे आके भाग हो जाएगा और आई को ऐसे ऐसे छोड़ देंगे, तो 6 कम 6, 6 चौक 24। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि 1/4 बराबर है आई के। और 1/4 का मतलब क्या है, जब 1/2 करते हैं उसका मतलब होता है 0.5, 0.5। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 एम्पियर। ये आपका आई निकल आएगा, ये आपका क्या निकल आएगा, आई निकल आएगा। ये आपको यहाँ पे देखिए उत्तर में दे रखा है 0.25 एम्पियर। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। दिए गए चित्र में प्रतिरोधक को R1 5 दे रखा है 5 ओम, R2 दे रखा है 10 ओम, R3 दे रखा है 30 ओम को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिकलित कीजिए। क्या क्या परिकलित करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा व परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। ठीक है, अब जरा सबसे पहले इसका सर्किट समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हुई जो कि आई है। जब ये विद्युत धारा यहाँ आएगी तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3 में। ये I1 R1 में जाएगा और ये I2 R2 में जाएगा और ये I3 R3 में जाएगा। अलग अलग प्रतिरोध में ये I1, I2, I3 जाएंगे और जब ये यहाँ पर आके तीनों मिलेंगे I, तो ये I में परिवर्तित हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा किसके, I के। बराबर किसके होगा, I के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा जब ये आएगा तो ये I की ही रूप में आएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 मिल जाएंगे और ये परिपथ को इस प्रकार पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे पहला देख लेते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पाशर्व क्रम में आपको दे रखा है। पाशर्व क्रम में आपको दे रखा है तो 1/R1 बराबर है 1/R, जो कि कुल प्रतिरोध है, वो बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण 2 दे रखा है। R1 आपका 5 ओम था, R2 आपका 10 ओम था, R3 आपका 30 ओम था और जो V था आपका वो कितना दे रखा था, 12 वोल्ट की बैटरी थी। ये मैं आपको सर्किट समझा चुकी हूँ कि I1, I2, I3 में विभाजित हो जाएगा और दोबारा से ये I में यहाँ पर आएगा। ठीक है, ज़रा अब यहाँ पर ये देख लेते हैं A में। अब यहाँ पर ए वाला जो भाग है उसमें परिपथ का कुल प्रतिरोध पता करना था। तो प्रतिरोध कैसे पता करेंगे, आपने देखा था कि 1/R1 बराबर था 1/R किसके बराबर था, R को हमने क्या माना है, कुल प्रतिरोध माना है। तो ये किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। ठीक, अब 1/R1 बराबर किसके होगा, 1/R किसके बराबर होगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब जब इसका 5 का 10 का और 30 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये बहुत आसान है, मैं आपको इसको अलग से वो बताती हूँ। देखिए 5 है, इसको ये 5 के पहाड़े में किस में आता है, 5 × 2 और ये आ जाता है 5 की ही पहाड़े में 5 × किस में, 6 में। देखो 5 ये कॉमन में कट गया है तो यहाँ पर हम जब नीचे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 5, इसके साथ कुछ नहीं बचा, इसके साथ जो बचा है वो 2 बचा, इसके साथ क्या बचा है 2 × 3। इसको 6 को क्या कर देंगे 2 × 3, तो 2 कट गया तो 2 यहाँ पर आ गया और 3 बचा। तो अगर हम देखें तो 6 × 5 कितना हुआ, 30। ये आसान तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 के पहाड़े में 30 कब आता है, छठे उस पर आता है, 6000 पर आता है। तो 6 प्लस ये वाला लगाएंगे। अब 30
और 10 को जब भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया, प्लस 30 को 30 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 6 + 3 + 1 कितना हो गया 10, 10/30, 0 से 0 कट गया, ये बचा 1/r बराबर है 1/3 के। और अगर इन दोनों को उल्टा कर दिया जाए तो r/1 बराबर है 3/1 के। तो r कितना आ गया 3 ओम। अब आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर हमने 5, 10, 30 इतने बड़े बड़े प्रतिरोध लिए थे, और इसको जब पाशर्व क्रम में लगाया तो इनका जो कुल प्रतिरोध बैठा वो सिर्फ कितना बैठा, सिर्फ 3 ओम बैठा। ठीक है, मतलब कि कुल प्रतिरोध इनका कम हो जाता है अगर हम प्रतिरोधों को पाशर्व क्रम में लगाते हैं तो। अब यहाँ पे बी पार्ट देख लीजिए, जो दे रखा था ये सॉल्व नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा हर एक उसमें कितनी होगी, मतलब कि R1 में, R2 में, R3 में, जो पाशर्व क्रम में ऐसे दे रखा था, पाशर्व क्रम में दे रखा था, तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी। पहले में चलते हैं, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी हो जाएगी I1, जो हमने कहा था कि पहले वाले में I1 गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको याद करनी है, पाशर्व क्रम में विभवांतर मतलब V समान रहता है, V हमेशा समान रहता है, अर्थात R1, R2, R3 में विभवांतर जो V है वो समान होगा। तो इन तीनों में भी V जो होगा वो समान होगा। ठीक है, क्योंकि पाशर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपको V बराबर दे रखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। R कितना था आपका, पहला जो प्रतिरोध था वो 5 ओम दे रखा था, और I हमको निकालना है कि इसके अंदर जो I जा रहा था वो I1 जा रहा था, तो वो I1 कितना था। ठीक है, वो हमको निकालना है। सही, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर हो जाएगा I1 इंटू R1 सही। तो R1 हमको दे रखा था 5, I1 हमें निकालना था, और V कितना था 12। तो जब 5 यहाँ पे जाके भाग होगा, I1 को यहीं छोड़ देंगे, तो 12 को जब आप 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। देखिए 2 बचा, पॉइंट लगा, 0, 4। ठीक, तो ये कितना आ गया 2.4 आ गया। अब हम बी वाले में, अब इसी तरह से R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 होगी, है ना। जब आपने देखा था कि इस तरह से सर्किट बना हुआ था और 3 उसमें भागों में, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3 बटा हुआ था, इस तरह से बटा हुआ था ना, और फिर ये जाके इस तरह से मिल रहा था। सर्किट आपको याद रहेगा तो ये R1 था, ये R2 था और ये R3 था। तो यहाँ पर I1 गया था, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, यहाँ से I आ रहा था। ठीक, I जो है I1, I2 और I3 में बट गया था। तो R2 में I2 विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो V क्योंकि समान रहता है, पाशर क्रम में V समान रहता है, वो 12 वोल्ट ही लेंगे। R2 क्या था 10 ओम, और I2 ठीक है वो हमको निकालना है, विद्युत धारा निकालनी है। तो ओम के नियम के अनुसार वही लगाएंगे फॉर्मूला, V बराबर है I2 R2, I2 निकालना है, R2 हमको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 12 को जब 10 से जाके भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 इसके पास चला जाता है, 1 जो है पॉइंट बन के लग जाता है, 1.2 एम्पेयर, ये आपका I2 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में प्रतिरोध R3 में विद्युत धारा कौन सी जाएगी, I3 जाएगी। तो V तो वही रहेगा क्योंकि जो पाशर क्रम में विभवांतर समान रहता है। R3 कितना है 30 ओम दे रखा था, तो ओम के नियम के अनुसार वही करेंगे। V बराबर हो जाएगा I3 R3। तो V कितना है 12, I3 को मैं एज इट इज रख देंगे, और R3 कितना था हमारा 30। तो 12 को 30 से जाकर भाग करेंगे। जब 12 को हम 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे, 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 10 उसमें 30 आता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4/10, और 4/10 का मतलब क्या है 0.4,
जीरो इसके पास जाएगा, 1 पॉइंट लग के 1 पॉइंट बन के लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 0.4 एम्पेयर I3 आ गया। ठीक है, अब सी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सी पार्ट में आपसे पूछा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी। कुल विद्युत धारा कैसी कितनी होगी, अगर हम I1 I2 I3 को तीनों को जोड़ दें तो वो I के बराबर होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो I1 हमारा पहला, दूसरा और तीसरा जो हमने इक्वेशंस दी थी, समीकरण थे, उनमें से हम I1 I2 I3 की वैल्यूज ले लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो I1 की वैल्यू कितनी थी 2.4, I2 की कितनी थी 1.2 और I3 की थी 0.4। इन तीनों को जब जोड़ेंगे, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 2.4, 1.2 और 0.4, 4 और 4 8, 9 10, एक ऊपर गया, 2 3 4, 4.0, ये आ गया आपका आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं इसका अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर 1 में है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को क्रमशः 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में एक के साथ एक ऐसे, एक के साथ एक ऐसे लगाया गया है। तो सीधा सीधा प्लस ही करना है अगर श्रेणी क्रम में। तो किया गया है 12 ओम के प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो ये किससे पूछना है, हमको पता है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है, तो हर एक में एक जैसी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जो 0.2 में होगी वो 12 ओम में भी होगी। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, ये मैंने सबको सीरीज में श्रेणी क्रम में लगा दिया है, 0.2 को, 0.8 को, 0.4 को, 0.5 को और 12 ओम को। और यहाँ पर आई है जो कि इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बैटरी लगी हुई है जो कि 9 वोल्ट की है, राइट। तो अब इसको हमने R1, R2, R3, R4 और R5 इसको इनके प्रतीक दे दिए। चलिए अब इसको देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, बैटरी प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, अर्थात R, हम ये कुल R हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इन सबको एज इट इज प्लस में लगा देंगे। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.4 को जब 12 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.4 ओम आ जाएगा। ये हमारा कुल R निकल आएगा, कुल R निकल गया। अब आपसे क्या पूछा था कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, वो पूछा था। जैसे कि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है, अर्थात R1, R2, R3, R4, R5 में समान विद्युत धारा होगी। सब में पांचों के पांचों में समान विद्युत धारा होगी। V आपको पता बता रखा है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी थी। R आपको कितना दे रखा था 13.4, कुल R हमने निकाल लिया था। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर है IR के। V हमारा 9 वोल्ट है, I हमें निकालना है, और R जो कुल R था वो हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 13.4। तो 9 बटे में 13.4 आ जाएगा, बराबर है I के। ठीक, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा 0.67 बराबर आएगा I के। अर्थात 12 वोल्ट 12 ओम में भी 0.67 एम्पेयर विद्युत धारा होगी, इसमें भी उतनी ही विद्युत धारा होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका उदाहरण 2 का ही दे रखा है, भाग बी और सी को परिकलित कीजिए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। ये जो आपको परिपथ दे रखे हैं ए, यदि चित्र ए में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है व चित्र बी में प्रत्येक प्रतिरोधक 3 ओम का है। इसमें सारे 3 ओम की, इसमें 1 ओम का है। इसको परिकलित करके देखते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। जैसा कि आपने देखा था ये आपका R डबल डैश है, तो हम R5, R6, R7 को पार्शियल क्रम के हिसाब से, मतलब कि 1/R5, 1 में R5, 1 में R6, 1 में R7, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 में R डबल डैश का आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए ये भी आपका वही आ जाएगा, 1/r डबल डैश बराबर है 1/r5 प्लस 1/r6 प्लस 1/r7। तो इन तीनों की वैल्यूज़ क्या थी, 1 1 1 3, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी। जब इसका एलसीएम लिया 1 आया और ऊपर ये 3 प्लस हो गया। ठीक है, तो r1/r डबल डैश बराबर हो गया 3/1 के। इसको जब हम उल्टा करेंगे तो r डबल डैश अपॉन 1 बराबर है 1/3 ओम के। तो हमारा r डबल डैश किसके बराबर आ गया, हमारा r डबल डैश बराबर आ गया 1/3 ओम के। ठीक है, अब जो हमारा सर्किट दे रखा था, यहाँ पे देखिए r डैश की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई, 1/3 ओम आई। R4 हमारा 1 ओम आ गया और r डबल डैश भी हमारा 1/3 ओम आया। तो ये तीनों के तीनों r डैश, R4 और r डबल डैश ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं, तो हम इसको सीधा ही प्लस कर देंगे, है ना। तो जो हमारा कुल R आएगा वो कितना, कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा वो हम R मान लेंगे। यहाँ पे माना कुल प्रतिरोध R है, तो R कुल प्रतिरोध R माना, तो R1 R4 और R डैश, R4 और R डबल डैश को ये श्रेणी क्रम में है, तो हम इसको सीधा जोड़ देंगे। तो R डैश क्या था 1/3, R4 क्या था 1 और R डबल डैश क्या था 1/3। तो हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो 1/3 को एक साथ में प्लस कर लें, ये आ जाएगा 2/3 और 1 को अलग से प्लस कर लें तो 3 इससे जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 + 3/3 5/3। और एज इट इज़ भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके जैसे आप सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया 3 लिया तो 3 को इससे भाग करा, तो यहाँ पर ऊपर जो आया यहाँ पे 1 आया, 1 को इससे गुणा कर दिया, ये 3 आया, 3 को ऊपर इससे गुणा कर दिया और ये 1 आ गया 5/3। तो R कितना निकल कर आ गया, 5/3 ओम। ये आपका आंसर आ गया कुल प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए आपको चित्र बी दे रखा है। चित्र बी में जितनी भी प्रतिरोध दे रखे थे वो 3 ओम के थे। तो यहाँ पर ऊपर देखिए ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, इसको तो हम सीधा सीधा प्लस कर देंगे। नीचे भी श्रेणी क्रम में, इसको भी सीधा सीधा प्लस कर देंगे। मगर जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका तो आंसर हमें पता ही चल गया। अब ये जो 6 ओम और 6 ओम होंगे ये दोनों के इसमें पाशर क्रम में, इसको हम 1/में में करके उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, जब हम R1 और R2 को प्लस करेंगे तो हम इसको R डैश ले लेंगे। R डैश बराबर है किसके, R1 + R2 के। ठीक है, क्योंकि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका R डैश कितना हो जाएगा 3 + 3 और R डैश बराबर हो जाएगा 6 ओम के। ठीक, इसी तरह से R डबल डैश भी निकाल लेंगे R3 + R4 करके, जो कि ये भी आपका, क्योंकि R3 और R4 ये भी दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो ये कितना आ जाएगा R डबल डैश बराबर हो जाएगा 3 + 3 और ये आ जाएगा 6 ओम। ये भी R डबल डैश 6 ओम के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका R डैश और R डबल डैश ये भी 6 ओम निकल कर आया, ये भी 6 ओम निकल कर आया, और ये दोनों ही किस में, ये ए था जो ऊपर वाली लाइन थी, उन दोनों को हमने जो श्रेणी क्रम में था उनको जोड़ दिया, नीचे वाली को भी जोड़ दिया, और ये दोनों अब किस में है, पाशर क्रम में। तो R डैश और R डबल डैश दोनों पाशर क्रम में हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना मानेंगे हम, R मानेंगे। तो R किसके बराबर होगा, तो 1/में में R बराबर होगा 1/में में R डैश प्लस 1/में में R डबल डैश, इसी के बराबर होगा। और यहाँ पर 1/में में R बराबर होगा 1/में में 6 प्लस 1/में में 6 के, ये भी 6 था, ये भी 6 था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, और ये ऊपर 1 और 1 डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, 2 बराबर है 1/में में R, और इसको हम काटेंगे तो 1/में में 3, तो हम ये कह सकते हैं 1/में में R बराबर आ जाएगा 1/में में 3, और जब इसको उल्टा करेंगे तो R/में 1 बराबर 3/में 1, तो
आर हमारा बराबर आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 3 ओम के। ये आपका आंसर होगा। ये इतना कुल प्रतिरोध कितना होगा, 3 ओम होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो 4th क्वेश्चन है। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक, तो मतलब हम ऐसे कितने 176 ओम की कितने प्रतिरोधक लगाएं कि उसमें जो हमारी बैटरी लें वो तो 220 वोल्ट की हो और जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो वो 5 एम्पियर की हो। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 176 ओम के n प्रतिरोध पार्श्व क्रम में लगाए गए हैं। मुझे नहीं पता मुझे कितने लगाने हैं, वो मैंने रकम जो मान ली n मान ली कि वो n हो सकते हैं, मतलब n कुछ भी हो सकता है, 5 भी, 10 भी, 15 भी, 25 भी, कुछ भी हो सकता है। तो कुल प्रतिरोध कितने हो जाएंगे, इस सबको मैं हम प्लस कर देंगे तो कुल प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, है ना। तो पूरा जो हमें परिपथ दे रखा है उसमें अगर हम ओम का नियम लगा दें तो V बराबर होगा आई आर के। V मुझे दे रखा है, I मुझे दे रखा है, तो मैं कुल प्रतिरोध तो निकाल सकती हूँ ना, कुल प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। तो V हमें कितना दे रखा है, V बराबर है आई आर के। V हमको दे रखा है 220, ठीक है, 220 वोल्ट दे रखा है, बराबर I कितना दे रखा है, I हमको दे रखा है 5 और R हमें निकालना है। तो 220/5 बराबर है R के, और 5 को इससे हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 5 को इससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4 2 इधर 20 44 ओम। ये हमारा R आ गया, ये हमारा कुल R है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो पार्श्व क्रम में कुल R कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम पार्शियल क्रम में कुल R निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मगर और ये कितनी बार लेंगे हम, n बार लेंगे, है ना, n बार लेंगे। तो अब 1/R1 क्या है, उन्होंने बोला हर एक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, हर एक R1 भी R2 भी, ये सारे के सारे कितने होने चाहिए, 176। तो एक तरह से हम इसको लिखेंगे 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176। ये कितनी बार, n बार, कितनी बार लिया है, n बार लिया है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं n बार ले रही हूँ तो इसको n से हम गुणा कर देंगे, है ना, n से गुणा कर देंगे कि ये n बार आ रहा है। और r हमारा कितना था, r की वैल्यू निकली थी हमारी 44, ये देखिए R की वैल्यू कितनी निकली थी, 44 ओम। अब हम क्या करेंगे, 176 को यहाँ ऊपर ले जाएंगे, 176 को यहाँ ऊपर ले गए और 44 से कर दिया भाग, तो हमारा n निकल जाएगा। अब जब इसको भाग करेंगे, यहाँ पे मैं भाग करके देख लेते हैं, 44 को 44 को 176 से भाग करना है, तो ये 176 आ गया, तो इसके ये आंसर आया आपका। तो आपका n कितना निकल कर आ गया, 4। तो मतलब कि 176 ओम के 4 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में लगेंगे, क्रम में लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 4। होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।